राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 47 और आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एटम। आज हम इस टॉपिक में हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम क्या होता है। हाइड्रोजन एटम इज द बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है वो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इट मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किससे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से डिफाइन कर सकते हैं। बट हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मोर ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कितना ग्रेटर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो इट मीन्स जो हमारे पास हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के। सो इट इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। वी कैन कंसिडर इट एट रेस्ट देन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास देखो भाई प्रोटॉन, मैं यहाँ पे प्रोटॉन बोलूँ या न्यूक्लियस बोलूँ एक ही बात है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। और हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या है, जीरो है, तो बचा क्या, प्रोटॉन। इट मीन्स हाइड्रोजन के केस में जो प्रोटॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, न्यूक्लियस रेस्ट में है। तो मोशन कौन कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम का, उसको कौन डिफाइन कर सकता है, किसका मोशन डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन डिफाइन करेगा। देन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिस्क्राइब्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, श्रोडिंजर इक्वेशन कैन डिस्क्राइब सिंगल पार्टिकल मोशन ओनली। आप सबको पता है जो श्रोडिंजर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए ही वैलिड होता है भाई। तो हमारे पास जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो किस पर वैलिड होगी, या तो हाइड्रोजन एटम पे वैलिड होगी या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे वैलिड होगी। क्यों, जैसे हाइड्रोजन एटम का भी मैंने बताया कि इसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है। तो हाइड्रोजन इक्वेशन यहाँ पे वैलिड हो जाएगी एक सिंगल पार्टिकल के मोशन के लिए। या हाइड्रोजन लाइक एटम, जो हाइड्रोजन की तरह एटम्स होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ एक पार्टिकल ही मूव करता है, उनके ऊपर भी श्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो अब हम श्रोडिंजर इक्वेशन की हेल्प से हम वेव फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है। तो देखो सबसे पहले हम कूलम्ब पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कूलम्ब पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है भाई, वी आर इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर होता है। तो यहाँ हमारे पास देखो जो एक प्रोटॉन हो गया एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर हमारे पास के ZE माइनस का ई अपॉन में आर, ये किसका हो गया, न्यूक्लियस का हमारे पास क्या हो गया, चार्ज हो गया। या तो या ये कह सकते हो प्रोटॉन का चार्ज हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया, डिवाइड बाई आर हो गया। अब जब आप हाइड्रोजन का केस लोगे तो हाइड्रोजन के केस में Z की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, आपको 1 पुट करनी होगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज E और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स ले रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना होगा, ZE। और फिर हमारे पास हमें देखना होगा कि उस एटम का जो हमारे Z की वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास वी आर क्या हो गया, माइनस का के Z² अपॉन में आर आ गया। ठीक है, यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। अब हम यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज करते हैं। तो देखो ये क्या होती है, एच आई आर बराबर क्या होता है, ई आई आर होता है। एच की वैल्यू क्या होगी, हम पुट कर देंगे माइनस का एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। ये क्या होता है, हमारा हैमिल्टोनियन होता है। और साथ में क्या साई आर है, तो साई आर से हमने मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू क्या हो गया, ई साई आर हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम जो माइनस का एच बार स्क्वायर अपॉन में 2m है, इसको इधर ले जाते हैं। इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर साई माइनस का 2m अपॉन में एच बार स्क्वायर वी आर साई बराबर हो जाएगा माइनस का 2m अपॉन में एच बार स्क्वायर ई साई आर हो गया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन में एच बार स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ई माइनस का वी आर इंटू साई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। फॉर बाउंड स्टेट एनर्जी, जहां पर भी भाई आपको बाउंड स्टेट दिखे, बाउंड स्टेट मीन्स जैसे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी बाउंड स्टेट में आती है और डिराक डेल्टा की जो एनर्जी वो बाउंड स्टेट में आती है। जहां पर भी आपको बाउंड स्टेट दिखे वहां पर आपको क्या होगा, जो आपका E होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ मोड ऑफ E के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ मोड ऑफ E के बराबर होता है। ठीक है, और डेल स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखो
यहाँ पर भाई हमने क्या किया है, डेल स्क्वायर को जो यहाँ पर हम केस लेके चल रहे हैं वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, स्पेरिकल टाइप में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, स्पेरिकल टाइप में होता है। आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, एक स्पेयर टाइप से बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का केस लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/r² डेल बाई डेल r² डेल बाई डेल r। ठीक है, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा इंटू में साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट ध्यान से देख लेना, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर r थीटा फाई और क्या है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे। अब जो वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो किस पर डिपेंड होगा, n, l और m पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो हमारे पास साई n l m क्या हो जाएगा, RnL YLM। अब ये RnL और YLM क्या है, ये देखो, जो हमारा RnL है भाई वो क्या है, रेडियल पार्ट है। हमारे पास क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट होता है, एक स्पेरिकल पार्ट होता है। स्पेरिकल पार्ट मतलब क्या हो गया, जो एंगल पे डिपेंड करेगा, और रेडियल पार्ट क्या हो गया, जो रेडियस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, RnL जो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, और YLM जो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा। तो RnL क्या हो जाएगा, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और YLM क्या हो गया, स्पेरिकल हार्मोनिक हो गया। ठीक है, अब मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है भाई वो हमें RnL और YLM, ठीक है, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दोनों फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और वेव फंक्शन आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास n क्या है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखना है। n क्या हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, n बराबर हो गया 1 2 3। l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, जो l है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा n-1 के होगा। इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि यदि n हमारा 1 है, n की जगह पे 1 पुट करो तो l किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और यदि हमारा n क्या है, 2 है, n की जगह पे 2 पुट करोगे तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 आएगी, क्योंकि l क्या है, इक्वल भी है और लेस देन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पुट करते ही क्या हो गया, 1 आएगा। तो l की जो वैल्यू है वो l इज इक्वल टू और लेस देन 1, मतलब 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, n की जगह पे जब 3 पुट करोगे तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 आएगी। ये रिमेंबर रखना अच्छे से। m क्या भाई हमारा, m है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m क्या है भाई हमारा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी क्या वैल्यू होगी, -l से तो बड़ा होगा और +l से क्या होगा, छोटा होगा। -l लेस देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू l। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, -l से तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा m, और l से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा l यदि मान लेते हैं भाई 0 है, l क्या हमारा 0, तो यहाँ पे भी 0 पुट करो, यहाँ पे भी 0 पुट करो, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। l की वैल्यू यदि 1 है, l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1 पुट करो, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1 0 और 1। अगर l की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 पुट करो, यहाँ पे भी 2 पुट करो, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये रिमेंबर रखना भाई अच्छे से, ये तीनों चीज़ें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब देखो भाई हम स्पेरिकल हार्मोनिक निकालते हैं कि स्पेरिकल हार्मोनिक क्या होते हैं। निकालते हैं तो क्या भाई आपको ये डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे कि हमारे पास स्पेरिकल हार्मोनिक ये होते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम निकालेंगे थोड़ी, सीधा पुट करेंगे। ठीक है, वेव फंक्शन में पुट करेंगे और हमारा वेव फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हम किसके लिए निकालेंगे, l बराबर है 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब देखो l बराबर 0 तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब l बराबर 1 होगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1। ठीक है, ये केस किसके लिए है, l बराबर 1 के लिए है। और जब l बराबर 2 होगा तो हमारे पास जो m की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2। तो यही मैंने लिख रखा है, 0 +1 ±1 +-2 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब वैल्यू देखो याद रखना, अगर हमारा l 0 है और m भी 0 है, l 0 का मतलब क्या हो गया, s स्टेट हो गया, l 1 का मतलब क्या हो गया, p स्टेट, l 2 का मतलब d स्टेट, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे भाई ब्लॉक्स। ठीक है, तो YLM, l की जगह पे 0 पुट करो, m की जगह पे 0 पुट करो, तो y0 0 क्या हो जाएगा, 1/√4π हो जाएगा, 1/√4π हो जाएगा। ये भाई मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख रखे, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिख रखे। ठीक है, हम मेन जो करते हैं 99% क्वेश्चन वो स्पेरिकल में ही करते हैं, तो कार्टेशियन की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप स्पेरिकल के कर सकते हो सीधा। ठीक है, तो y0 0 क्या हो जाएगा, 1/√4π। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, y0 0 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली y l की जगह जब 1 पुट करेंगे तो m की वैल्यू एक तो 0 आएगी,
तो y10 किसके बराबर हो जाएगा, √3/4 कोस थीटा। ठीक है। और जब हमारा मान लेते हैं +-1 होता है, m क्या होगा, +-1 होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 +-1। एक बार देखो +1, जब m हमारा +1 है उसके लिए निकालते हैं, जब m हमारा +1 होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, √3/8 साइन थीटा e⁻+i⁵। ठीक है। जब हमारा जो m है वो -1 होगा तो क्या आएगा, जब m -1 होगा तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस √3/8 साइन थीटा e⁻−i⁵। यहाँ पे क्या आएगा, -i⁵। अगर यहाँ +-1 है और यहाँ माइनस प्लस है, इसका मतलब क्या है, जब ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये माइनस है तो ये प्लस है, और यहाँ पर फिर प्लस माइनस है। इट्स मीन्स क्या है भाई, यहाँ पर जो प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है। सिमिलरली देखो, सिमिलरली क्या होगा भाई, जब l की वैल्यू 2 होगी तो एक m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो y20 किसके बराबर हो जाएगा, √5/16 पाई 3 कोस के थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है। और जब हमारी +-1 होगी तो क्या होगा, y2 +-1, जैसे ऊपर समझा था वैसे ही माइनस √15/8 पाई साइन थीटा कोस थीटा e⁻+-i⁵। और सिमिलरली जब हमारी +-2 वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, y2 +-2 किसके बराबर हो जाएगा, √15/32 पाई साइन स्क्वायर थीटा e⁻+-2i⁵ हो जाएगा। ठीक है। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है भाई। याद रखने के लिए मैंने तो एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है भाई, आप देख सकते हो कि इस ट्रिक की बेस्ट बैठती है या नहीं बैठती है, वो आपके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, या आप कोई भी और ट्रिक बना सकते हो। ठीक है। लेकिन आपको ये याद ही रखनी पड़ेगी वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, रेडियल पार्ट निकालेंगे। तो देखो भाई, रेडियल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, रेडियल वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, n और l पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, n और l। n क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो हम n और l के लिए क्या निकालेंगे, रेडियल वेव फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन एटम के केस में z बराबर 1 होता है, e बराबर क्या होता है, बोर रेडियस होती है, r बराबर क्या होता है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है। ठीक है। ये मैंने जो पुट कर रखी है। ठीक है। तो हमारे पास देखो n की वैल्यू क्या होगी, यदि 1 होगी तो l क्या होगा, 0 होगा। n की वैल्यू यदि 1 होगी तो l क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इसको क्या लिखा जाएगा, n की जगह पे 1 लिखो, l की जगह पे 0 लिखो। तो जहां पर भी r10 आ जाए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, 1s स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। हम क्या लिखते हैं, nl लिखते हैं। n की जगह पे 1 हो गया, l की जगह पे 0 आता है। ठीक है। तो हमारे पास 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को रिप्रेजेंट करता है, s ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो 1s स्टेट हो गई। ठीक है। तो r10 किसके इक्वल होगा, 2 1/e⁻3/2 e⁻⁻r/a हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा r20 होता है, क्या होता है, r20 तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 1/a⁻3/2 1 माइनस का r/2a e⁻⁻r/2a हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2s स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ही ईजी है, याद रखना कि r20 किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 1/a⁻3/2, यहाँ तक सेम है। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस r/2a, क्या हो गया, 1 माइनस का r/2a हो गया। यहाँ पर जो माइनस का r/2a है ये पावर में चला गया, e⁻⁻r/2a। ठीक है। याद रखना भाई, कैसे भी रख सकते हो आप लोग। ठीक है। कोई भी ट्रिक बना सकते हो छोटी सी। तो हमारा n जब 2 था तो l की वैल्यू 0 और 1 होती है, तो r21 भी निकाल लेंगे। r21 के लिए क्या बन जाएगा, 2p स्टेट बन जाएगा, क्योंकि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो r21 क्या हो जाएगा, 1/√24 1/a⁵/2 r e⁻⁻r/2a, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2p स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, देखो रेडियल पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया और स्पेरिकल भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। तो आपको जैसे हमारा जो वेव फंक्शन था साई NLM किसके बराबर था, RNL और YLM के बराबर था। ठीक है। तो RNL और YLM में वैल्यू पुट करनी है हमें और वेव फंक्शन को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं फाइंड आउट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी, और देखो भाई कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो साई स्टार NLM और साइन LM DV, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार NLM और साई NLM DV होता है। ठीक है। DV यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई, किसका ले रहे हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का ले रही हैं। तो लिमिट क्या होंगी, 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2 पाई लिमिट होती है। साई स्टार NLM की वैल्यू क्या हो जाएगी,
आर स्टार एन एल वाई स्टार एन एल एम, ठीक है। और साई एन एल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एन एल वाई एल एम, ठीक है। डीवी की जगह पे क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई पुट कर देंगे, ठीक है। जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है उनको अलग कर लेंगे, रेडियल जो कोऑर्डिनेट है उनको अलग कर लेंगे। तो रेडियल देखो 0 से इनफाइनाइट आर स्क्वायर मोड ऑफ आर एन एल का स्क्वायर डी आर हो गया। स्पेरिकल को अलग कर लेंगे, 0 से पाई 0 से 2 पाई मोड ऑफ वाई एल एम थीटा पाई का स्क्वायर साइन थीटा डी फाई हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे भाई, जो स्पेरिकल पार्ट है हमारा, इसको जब सोल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। क्या मिलेगा, जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, P बराबर है 0 से इनफाइनाइट आर स्क्वायर मोड ऑफ आर एन एल का स्क्वायर डी आर बच गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P बराबर हो गया 0 से इनफाइनाइट पी आर डी आर हो गया। अब हमारा पी आर किसके बराबर है, पी आर बराबर है हमारा आर स्क्वायर मोड ऑफ आर एन एल का स्क्वायर नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, 0 से इनफाइनाइट पी आर डी आर, ठीक है। फिर पी आर किसके बराबर है, आर स्क्वायर मोड ऑफ आर एन एल का स्क्वायर के बराबर है। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछी जाती है तो आप क्या कैसे फाइंड आउट करोगे, पी आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर मोड ऑफ आर एन एल का स्क्वायर नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हम करेंगे, सारे करेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना भाई, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम कुछ ग्राफ्स फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, जो नेट जेआरएफ में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैम में, नेट जेआरएफ में, इनमें डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ग्राफ्स देखो भाई, R10 किसके बराबर था, 2 1 बाई ए की पावर 3/2 ई की पावर माइनस का आर बाई ए, ठीक है, इसके बराबर था। और ग्राफ किस किस के बीच में पूछ रखा है इसने, R10 और R बाई ए के बीच में। एक्चुअल जो ग्राफ बनता है वो तो बनता है PR और R बाई ए के बीच में, लेकिन मैं जो इसको भी बता देता हूँ कि R10 के बीच में भी कैसे बनता है, ठीक है। तो R10 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई देखो ई की पावर माइनस का आर बाई ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ई की पावर माइनस का आर बाई ए के, मतलब एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, तो ग्राफ जो बनेगा वो एक्सपोनेंशियली डिके बनेगा, ओके। और आगे देखो, अब देखो वी नो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, पी आर बराबर होता है आर स्क्वायर मोड ऑफ आर एन एल का स्क्वायर होता है। R10 के लिए हमारे पास पी आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मोड ऑफ R10 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, अब देखो मैंने बताया था R10 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ई की पावर माइनस का आर बाई ए। तो ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम सिर्फ वो फंक्शन लेके चलते हैं या वो टर्म लेके चलते हैं जो वेरिएबल होते हैं, कॉन्स्टेंट का ग्राफ में कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास ई की पावर माइनस का आर बाई ए क्या था, वेरिएबल था, तो हमने ये ले लिया। तो हमारे पास पी आर किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2r बाई ए हो गया, ठीक है। अब देखो पी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई की पावर माइनस का 2r बाई ए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा जो पी आर है वो बढ़ता जाएगा। तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बना है पी आर और आर बाई ए के बीच में। देखो स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के हो रहा है, फिर घट रहा है, मतलब जो हमारा एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, ठीक है। ये याद करने की टर्म है भाई, वैसे कि बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप भी याद कर सकते हो। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि जब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो तो देखो बढ़ रहा है आर के बढ़ने से, और फिर हमारे पास क्या हो, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, ठीक है। और आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो कि जब आर बराबर है 0 होगा तो पी आर की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। फिर सेकंड देखो भाई, R20 के लिए देखो, R20 के केस में क्या हो गया, 1/√2 1 बाई ए की पावर 3/2 इंटू में 1 माइनस आर बाई 2 ए ई की पावर माइनस का आर बाई 2 ए होता है। अब R20 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गई, तो क्या बच गया, 1 माइनस आर बाई 2 ए इंटू में ई की पावर माइनस का आर बाई 2 ए हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर। तो R20 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ई की पावर माइनस का आर बाई 2 ए माइनस का आर बाई 2 ए ई की पावर माइनस का आर बाई 2 ए हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो भाई कि 0 कैसे बन रहा है। ये 0 देखो, जब आप r बराबर है 0 पुट करोगे तो आपको ये 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जब r बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 नहीं मिलेगा। इट्स मीन्स क्या हुआ कि r बराबर 0 के ऊपर R20 0 नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। जब आप r बराबर है 2a पुट करोगे तो जैसे ही आपने 2a पुट किया तो ये और ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर 2 के ऊपर R20 क्या है, 0 है, ठीक है। इतनी टर्म्स काफ़ी है भाई ग्राफ बनाने के लिए, हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ग्राफ बना दिया, R20 का ग्राफ बना दिया, ठीक है, किसके, R20 और r बाई ए के, ठीक है।
फिर देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी आर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर मोड ऑफ R20 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहो और क्या आएगा हमारे पास, आर स्क्वायर R20 की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा 1 माइनस आर बाई टू ए का स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2r बाई टू ए हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पी आर बराबर मिल गया आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर बाई टू ए का स्क्वायर ई की पावर माइनस का आर बाई ए मिल गया। अब वही हमें क्या क्या करना है, एक बार हम आर की जगह पे 0 पुट कर लेंगे, एक बार हम आर की जगह पे 2a पुट कर लेंगे। जब आर बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 0। इट मीन्स क्या है, आर बराबर 0 के ऊपर पी आर क्या है, 0 है। आर बराबर 2a पुट करेंगे, इट्स मीन्स आर बराबर है 2a के ऊपर जो पी आर है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये हमें दो नोड पॉइंट मिल गई, तो हम ग्राफ बना देंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ग्राफ बन गए और एक थर्ड ग्राफ और देखो R21। ठीक है, R21 हमारा क्या है, 1/√24 1/e की पावर 5/2 r e की पावर माइनस का r/2a होता है। तो R21 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, r e की पावर माइनस का r/2a। ये जो पहला ग्राफ था ना सेम वैसा ही बन गया कि r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आ जाएगी, फिर एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। ठीक है, तो जब r बराबर 0 होगा तो R21 भी क्या होता है आपका, 0 होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, पी आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर मोड ऑफ R21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, R21 का जो वेरिएबल है वो क्या है, आर ई की पावर माइनस का r/2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पी आर क्या मिल जाएगा, आर की पावर 4 ई की पावर माइनस का r/a मिल जाएगा। वैन आर बराबर 0 होता है तो पी आर भी 0 हो जाएगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, पी आर और r/a के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से कि पी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 4, तो ये बन जाएगा और फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। ठीक है, फिर हम निकालते देते हैं एक बार ये छोटी सी टर्म एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ई एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हमारे पास यहाँ से आ जाएगा देखो एम ई की पावर 4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2h बार स्क्वायर इंटू होता है जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है। तो ये कॉन्स्टेंट आपको अंदर दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे देखो ई एन कितना हो जाएगा, इसको हम ई नोट मान लेते हैं क्योंकि सारा क्या कांस्टेंट है। तो ई एन बराबर हो जाएगा माइनस का ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ई एन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर हो गया। हाइड्रोजन एटम की बात होगी तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो गया, ई एन बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर, फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी आइगन वैल्यू वो क्या होगी, तो आपको बताना है कि ई एन इज इक्वल टू होगा माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो कुछ पार्ट और बच गया भाई हाइड्रोजन एटम का, तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।